आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का पाठ है भारत, आकार और स्थिति। यह पाठ कक्षा 9वीं की भूगोल की किताब समकालीन भारत से लिया गया है। इस पाठ के अंदर हम उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत की जो स्थलीय सीमा है उसको जानेंगे। भारत के पड़ोसी देश, भारत के प्रमुख राज्य, इन सब का ज्ञान बटोरेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हमारे इस देश प्यारे भारत की सुंदर सी यात्रा पर। हमारे आज के इस पाठ में हम ये सीखेंगे अपने भारत देश के बारे में, इसकी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की सीमाओं के बारे में, तथा हमारे देश के अंदर जो प्रमुख तौर पे जो समय का जो मानक आधार क्या है वो हम सब इस पाठ के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यह ज्ञात कर रहे हैं कि हम भारत के जो रहने वाले निवासी हैं वो उनकी जो स्थिति है वो किस प्रकार से होती है। तो इस पहले मानचित्र में आप देख रहे हो कि ये भारत का नक्शा है तथा भारत पूरे संसार के ऊपर यहाँ पर इस जगह पे स्थित है। अगर हम धरती की बात करें, पूरे संसार के नक्शे की बात करें, तो यहाँ पे जो एक पॉइंटर हाईलाइटेड हो रहा है आप देख रहे हो आपके यहाँ बिल्कुल सामने, तो यहाँ भारत स्थित है। और पूरे विश्व की बात करें तो भारत यहाँ पर जो एक महाद्वीप की बात करें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और यहाँ हमारी स्थिति है। और हम आगे पूरी धरती पर जो हमारा जो वजूद है उसके बारे में हम सीखेंगे। अब हमारी धरती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे देश का नक्शा मानचित्र ये है, ये संसार का, और ये हमारी धरती ग्लोब के रूप में। तो हम ग्लोब के रूप में भी बहुत सारी बातें इस पाठ के अंदर सीख जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बेसिक नॉलेज जो हमें होना चाहिए। हमारे को इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारे देश की जो स्थिति है वो किस प्रकार से निकल कर आती है, वो भी हम इस पाठ में सीखेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सी बात है, हम सीख लेते हैं कि जो हमारा ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है वो धरती है, अर्थ है। और धरती हमारी यहाँ देखो या इस वाले चित्र में कि जो धरती है हमारी वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा एक सौर मंडल है, जिसके अंदर हमारे जो केंद्र में सूर्य हैं और बाकी के सारे ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बहुत सारे ग्रह हैं हमारे सोलर मंडल में, लेकिन जहाँ तक हमारा ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है, जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, तो हमारे जो खगोल शास्त्री हैं उन्होंने 8 ग्रहों को हमारे सोलर परिवार में रखा हुआ है, सौर मंडल में रखा हुआ है। तो उसके बाद जो हमारा सौर मंडल है, बहुत सारे सौर मंडल हैं, वो यहाँ अगर बात करें तो गैलेक्सी के अंदर आते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है जो उसका नाम आकाश गंगा है, जिसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ये बातें क्यों रखी हैं, ताकि हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ों का पता चल जाए कि ये हमारा भारत है। पूरे विश्व संसार के नक्शे में हम एशिया में रहते हैं। धरती हमारा एक ग्रह है जो कि सौरमंडल का हिस्सा है। और हम अगर रैंक के हिसाब से, सीरियल नंबर के हिसाब से, क्रमांक के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे हमारी पृथ्वी आती है, चौथे पे शुक्र, 5वें पे बृहस्पति। इस प्रकार से आगे हमारे 8 ग्रह आते जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। 6ठे नंबर पे हमारा आ जाता है शनि, और उसके बाद अरुण, वरुण और अरुण। तो ये जो हमारे प्रमुख ग्रह हैं, और हमारा जो सोलर मंडल है, सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, वो मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। तो चलते हैं अब इसके बाद भारत को जानने के लिए नेक्स्ट पेज पर। इस पाठ के अंदर हम बहुत सारे मानचित्र और ग्लोब की सहायता से इस पाठ को सीखेंगे, और ग्लोब को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार उससे सीखते हैं, या मानचित्र से कैसे सीखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह रहती है कि किसी भी मैप, नक्शे या ग्लोब के ऊपर
अगर आपको उत्तर दिशा की ओर, नॉर्थ साइड की ओर बनी हुई एक तीर, एक एरो दिखाई देती है, तो इट मीन्स ये नॉर्थ साइड को शो ऑफ कर रही है, ये बता रही है कि ऊपर वाली दिशा में उत्तर दिशा है। यहाँ पर आप कंपास में भी देख सकते हो कि जब ये निडल, जब ये सुई रुकती है तो एन की तरफ यहाँ पे निशान लगा हुआ है, यहाँ पर आके रुकती है। अब यहाँ पे देखना अभी इस प्रकार से, तो ये कंपास में भी नॉर्थ साइड, उत्तर दिशा को ही शो ऑफ करता है, इंगित करता है, हमें दिखाता है। तो अब हम अगले पेज पर चलते हुए ऐसी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को सीखकर हम अपना नॉलेज, अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे और हमारी परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको बहुत आसानी से सीख लेंगे। इस पाठ के अंदर हम सीख रहे हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में। हमने सबसे पहले पेज पे बात की थी कि ये पूरे हमारे संसार का नक्शा है, जिसके अंदर 7 महासागर या महाद्वीप दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस जगह पे एशिया के अंदर हमारा भारत स्थित है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो बात आपके यहाँ रहेगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मध्यांतर रेखा, भूमध्य रेखा दी हुई है, इसके ऊपर कर्क रेखा तथा नीचे मकर रेखा। जो मध्यांतर रेखा है इससे थोड़ा सा ऊपर भारत की स्थिति जो है स्थित है, और जिससे थोड़ा सा और ऊपर जाके 37 डिग्री 6 तक हमारा भारत स्थित है, जिसके बारे में हम इसी पाठ में हम सीखेंगे कि इसकी स्थिति का निर्माण किस प्रकार से हुआ है और ये कौन से अक्षांश और देशांतरों के बीच में है। हम इस पाठ के अंदर भारत के आकार और स्थिति के बारे में सीख रहे हैं। तो भारत की जो आकार और स्थिति कैसी है, अगर हम सबसे पहले थोड़ा बहुत ग्लोब के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमें भारत को सीखने में, उसको जानने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि जो हमारा ग्रह, जो धरती है, प्लेनेट है, जिसको हम बहुत आसानी से सीखने के लिए उसके मॉडल को यूज़ करते हैं जिसे ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब के हमने 4 भाग कर रखे हैं, मुख्य 4 पार्टीशन कर रखे हैं। अगर हम देखा जाए इसमें तो जो यहाँ से एक बिल्कुल हम मध्यम से लाइन लेके चलते हैं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जितनी भी इसकी अक्षांश और देशांतर की सारी की सारी जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, वो काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन बहुत हद तक हम उनसे सटीक, एकदम सही ज्ञान, एक्यूरेसी के साथ अपना नॉलेज प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। तो इसके एक मध्य के अंदर से जो मुख्य रेखा खींची गई है जिसका नाम भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा से ऊपर तक उत्तरी गोलार्ध इसे बोला जाता है, उत्तरी गोला बोला जाता है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के बाद की अगर बात करें, यहाँ पे सीधी एक देशांतर वाली जो लाइन है वो खींची गई है, जिसे प्रमुख याम्योत्तर लाइन भी कहा जाता है। इसके पूर्व वाली दिशा में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी वाली दिशा में इसे पश्चिमी गोलार्ध इसे कहा जाता है। तो हम इन्हीं पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध की सहायता से हम ये सीखेंगे कि हमारी भारत की आकार और स्थिति किस प्रकार से निर्मित हो रही है। आप हैरान हो जाएंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पाठ के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि हमारा भारत संसार के ऊपर किस प्रकार से हमारा मैप, जो हमारा नक्शा है, बनता है। आप अपना संयम बनाए रखिए। तो जी हमने 4 भागों की बात की थी यहाँ पे। तो ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और फिर आपकी दाईं साइड पूर्वी गोलार्ध और बाईं तरफ पश्चिमी गोलार्ध बना हुआ है, और ऊपर भारत का नक्शा आपको हर पेज पर दिख रहा है। हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं भारत के आकार और स्थिति के बारे में एकदम क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जब मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख लोगे तो आपको भारत के आकार और स्थिति के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर जो मुख्य अक्षांश हैं, समांतर रेखाएं हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे भूमध्य रेखा, ध्यान से देखना। हमारी धरती के जो पर्यायवाची शब्द हैं, भू, भूमि, धरा, अचला, तो उनमें से एक शब्द यहाँ पे भू। और यहाँ पे अगर बात करें भूमध्य, यानी कि इस धरती के अंदर बिल्कुल मध्य के से जो रेखा खींची गई है वो है भूमध्य रेखा।
जिसका मान है, वैल्यू है 0 डिग्री। तो भूमध्य का मतलब जो बिल्कुल भू धरती के बिल्कुल मध्य मिडल से होके जाए। अगर हम इसको इक्वेटर कहते हैं तो इक्वेटर का मीन्स भी होता है इक्वल। इक्वल का मतलब बराबर, जो धरती को दो बिल्कुल बराबर भागों में बांट देती है रेखा, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इससे थोड़ा सा ऊपर कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, और भूमध्य रेखा से नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये हमारे प्रमुख अक्षांश हैं। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह रहती है कि अगर कर्क रेखा से जुड़ा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा का मान, वैल्यू कितनी है, तो आपने मान तो यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा का बिल्कुल बराबर है, सेम है। लेकिन ध्यान रखना आपने उत्तर और दक्षिण दिशा का। जो कर्क रेखा है वो उत्तर दिशा में स्थित है और जो मकर रेखा है वो दक्षिण में स्थित है। और भूमध्य रेखा से लेके कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य में से यहाँ से गुजर के जाती है। किस प्रकार से गुजर के जाती है, चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ हमने पिछले पेज पे देखा था कि जो हमारे प्रमुख अक्षांश हैं, तो अब हम बात करेंगे जो प्रमुख देशांतर हैं। तो जो बिल्कुल मध्य में से यहाँ ये वाली लाइन निकल के आपके सामने आपको नज़र आ रही है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, उसकी वैल्यू है 0 डिग्री, उसका मान 0 डिग्री है। और यहाँ बिल्कुल सीधी लाइन, जो इस धरती के खड़ी लाइन अगर जिसको ये कहेंगे कि बिल्कुल एकदम सीधी रेखा है, जिसे प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है, या ग्रीनिच लाइन भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है। और यहाँ पे वहाँ पे आपने देखा है कि पिछले पेज पर जो ये वाली लाइनें हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, इन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और जो सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर आप अपनी दाईं तरफ देखो तो 30 डिग्री पूर्व, 60 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व, 150 डिग्री पूर्व और फिर 180 डिग्री। इसी प्रकार से 30 डिग्री पश्चिम, 60 डिग्री पश्चिम, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री पश्चिम तथा 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है, ये एक ही लाइन है जिससे हमारी धरती 360 डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री। और ये चारों हिस्से हैं, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 के 4 कोण बन रहे हैं इसके। और हमारे धरती है वो टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो सबसे बड़ी बात, ये जो अंतिम लाइन है 180 वाली लाइन है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन इसे कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 180 डिग्री लाइन का जो वैल्यू है या उसका नाम क्या है, तो आपने याद रखना है इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है या इंटरनेशनल डेट लाइन। आप बात एक ही है, हिंदी और इंग्लिश की बात है, बाकी वही सेम है, वर्ड मीनिंग सेम है। वो होता क्यों है वो भी आपको इसी पार्ट में आगे बता दिया जाएगा। तो हमारी धरती पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हाँ, एक और बात यहाँ पे कि ये 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपनी तरफ से लाइनें बना के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कंटिन्यू आप 180 तक जा सकते हो पूर्व दिशा में। और फिर आप पश्चिम दिशा में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 180 तक जा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं वो लाइनें लगाता तो बहुत सारा टाइम लग जाना था और आप भी पजल हो जाने थे कि भाई इतनी लाइनें हैं। हाँ, शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर 15 की होती, 15 की, तो यहाँ 30, फिर यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 60, 75, फिर 90, 105, फिर 135, फिर 165 और फिर 180। यहाँ पे आप 15-15 के हिसाब से भी चल सकते हो, 30 के हिसाब से भी चल सकते हो, 40 के हिसाब से भी चल सकते हो, लेकिन जाना आपने 180 तक है। ऐसा नहीं है भाई चलो अब तो लाइनें लगा ही ले हैं, 280 में भी चले जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी धरती यहाँ तक ही सीमित है। हमारे प्यारे थे देश भारत देश की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए। अब ध्यान से देखना, ये जो आपके सामने 2 स्टेटमेंट, 2 वाक्य लिखे आए हुए हैं, उन वाक्यों को आपने सारी उम्र के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग के अंदर परमानेंट स्टोरेज कर लेना है, एफडी करके रख लेनी है। जैसे बैंक में जाते हैं ना फिक्स डिपॉजिट करवाने कि भाई ये पैसे तो हमने कभी निकलवाने ही नहीं है, उसी प्रकार से आपने इस बात को परमानेंटली हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेनी है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश,
ये यहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल इस बिंदु से लेके 8 डिग्री 4 का जो कोण है और ऊपर 37 डिग्री 6 तक जो उत्तर अक्षांश का कोण है, यानी कि उत्तर से लेके उत्तर तक भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 यहाँ पे और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश यहाँ पे भारत खत्म हो जाता है उत्तर में। और फिर बात करें, अभी देखो हमने लास्ट पेज पे ये बार बार बात की थी कि यहाँ पे ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, फिर यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध। इनका जो महत्वपूर्ण क्या है, हमने उन सब की बातें क्यों की, अब आपको वो समझ में आने लग जाएंगी कि हमें गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या जिस प्रकार से भी गोलार्ध बन रहे हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी के हिसाब से हम किसी भी देश की आकार और स्थिति को निकाल सकते हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, कोई भी देश, किसी भी देश के बारे में हम आसानी से सीख सकते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने, 2 वाक्य पड़े हैं, इनको आपने हमेशा के लिए रट्टा मार लेना है, क्रैम कर लेना है, जिससे आपको ये कभी भूले ही नहीं। तो उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ ध्यान देना, मैंने 8 डिग्री 4 बोला था, इसके आगे कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान देना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। यहाँ अगर बात करूँ 68 डिग्री 7 मिनट से चलते चलते यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर भारत की सीमा खत्म हो जाती है। आगे जाएंगे तो भाई वो म्यांमार, रंगून वाले, बर्मा वाले करेंगे भाई हमारे देश में क्या करने आए हो, अपने अपने देश की सीमा नापिए यार, है ना, हमारे देश में थोड़ी ना आना है। तो चलते हैं इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट काम करती है और हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति बनती है। देखना 3 मेजर लाइंस, 3 प्रमुख जो अक्षांश हैं वो आपके स्क्रीन पर सामने बन चुके हैं। नीचे आपका ग्लोब घूम रहा है, ऊपर आपकी धरती घूम रही है और बीच में से हमारा नज़र आएगा अब हमारा इंडिया। कैसे नज़र आएगा, बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री बिल्कुल मध्य में से है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ तक की स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। अब बात यहाँ पर यह आती थी कि भारत कहाँ पे है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति में आपा ने ये अभी पढ़ा था कि जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक लाइन, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम अपने किसी भी देश की स्थिति और आकार के बारे में जानते हैं। बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमने जो अपनी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर ली है 8 डिग्री 4 की। ध्यान क्या रखना है, उत्तर दिशा, उत्तर से उत्तर हमारा भारत स्थित है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखोगे। भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर 8 डिग्री 4 की आपने लाइन लेनी है और उसके बाद कर्क रेखा 23.5 से ऊपर आपने लेके आनी है 37 डिग्री 6 का जो कोण है वो हमारा उत्तर दिशा में होना चाहिए। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर, ये भूमध्य रेखा, ये 8 डिग्री 4, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और ये उत्तर। हमने लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा भी था कि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37.6 उत्तर, उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये कहती थी कि जो हमारा भारत है वो 68 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है। तो भाई हमने इधर तो आना ही नहीं है, अपनी आपके बाईं तरफ तो आप देखोगे भी नहीं, सिर्फ दाईं हिस्से में जहाँ ये 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 लिखा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पे ही अपना फोकस, अपना ध्यान लगाओगे। अब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, ये प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरफ तो है पश्चिमी गोलार्ध और यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध, इससे उत्तर था उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में तो हमने 2 रेखाएं ले ली। अब हमने पूर्व में एक रेखा लेनी है जो आपके सामने आ रही है, ये वाली पूर्व में आई है और इसकी वैल्यू, इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान रखना है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। और यहाँ ये आ गई दूसरी स्टेटमेंट का लास्ट पहलू, 97 डिग्री पश्चिमी पूर्व। अब आपको कहीं भारत नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो देखिए बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, ये राजी हमारा भारत।
जो आपने पिछले पेज पर पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर और 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व, यानी कि हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, ना तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना पश्चिमी गोलार्ध में है। बड़ी छोटी छोटी वाली ये बेसिक सी बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखकर बड़ी आसानी से इसके बारे में सीख सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर कि ये तो हमने भारत के बारे में सीख लिया, क्या सेम टू सेम, क्या बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्या हम किसी और देश की जो आकार और स्थिति के बारे में जान सकते हैं? हमें यहाँ तक तो सिर्फ ये ध्यान रखना था कि भाई हमने इन स्टेटमेंट को 8-4 से 37-6 उत्तर 68-7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये स्टेटमेंट तो हमने याद रख ली। इस स्टेटमेंट की सहायता से हमने अपने भारत को बना भी लिया। क्या ऐसी स्टेटमेंट की सहायता से, किसी लोकेशन अक्षांश और देशांतर की सहायता से क्या हम किसी और देश के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं। हमें कभी रट्टा नहीं करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, हमें कभी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो हमारी वो तीनों रेखाएं यहाँ पे फिर से आ गई हैं। मैं इसको फास्टली लेके आऊँगा। ये हमारी 8 डिग्री 4 उत्तर, ये हमारा 37-6 उत्तर, और फिर ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, और ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और ये हमारा भारत। बहुत जल्दी से लेके आया हूँ क्योंकि आपने पिछले पेज पे आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया था। बार बार आपको स्लो मोशन में दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, स्लो मोशन में ये हम बाद में डांस करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये बात की थी, क्या इसकी सहायता से क्या हम किसी और देश के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे अगर ये बात करें 8 डिग्री 4 उत्तर, क्या 8 डिग्री 4 उत्तर पे कोई और देश स्थित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 37 डिग्री 6 उत्तर पे कोई और देश स्थित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? यहाँ पे अपन लाइन लेके आएंगे। ये जो पूर्व है इसको पश्चिम कर देंगे। इस लाइन को देखो, हमने यहाँ पे काउंट करना शुरू किया था 30, 60, 90, 120, 150, 180, वो हमने पूर्व किया था। पश्चिम के साथ भी सेम चीज़ें थी, 30 पश्चिम, 60 पश्चिम, 90 पश्चिम, 120, 150, सेम टू सेम थी। बस यहाँ पे ये वाला पूर्व की जगह पश्चिम हो जाना है, बाकी चीज़ वही रहेगी, ठीक है। कैसे, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इस लाइन की वैल्यू हो गई 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम। क्या हो गई? पश्चिम। यहाँ पे पूर्व था, अब पश्चिम हो गया है, और यहाँ पे हो गई है ये वाली नीचे से लाइन जो आपके सामने आ रही है, वो था 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, और ये हो गया है पश्चिम। बड़ी आसान सी बात है, आपके बहुत आसानी से आप समझ रहे हो, मुझे पूरा यकीन है आप पे। और ये हो गया 37 डिग्री 6 उत्तर, वही का वही उसकी वैल्यू, और नीचे भी वही वैल्यू आ गई। तो अब बहुत बार बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं हमारे से कि भाई भारत के बिल्कुल ऑपोजिट, भारत के बिल्कुल विपरीत दिशा में कौन सा देश स्थित है? कोई एक देश स्थित नहीं है, इस लोकेशन पे 3-4 कंट्री स्थित आ जाती हैं। भाई अब भारत पूरा फैला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस जगह पे हो सकता है दूसरी जगह और बहुत सारे देश हों। तो यहाँ पे आपके सामने वो देश आ गए। यहाँ पे ऊपर वाली साइड में अगर हम बात करें, कनाडा, फिर नीचे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे मैक्सिको, फिर कुछ अगर आप ये बात करें तो ये सारे देश, अगर आप मुख्य तौर पे बात करें तो भारत के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में कनाडा और अमेरिका ही आ रहे हैं। मैक्सिको की बात करें वो भी थोड़ा नीचे चला जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में ही है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से अगर हमारे पास स्टेटमेंट होती है, हमारे पास पश्चिम टू पश्चिम, उत्तर से उत्तर, अगर हमारे पास कोई भी दो प्रमुख स्टेटमेंट्स हैं, वाक्य हैं, तो उनके हिसाब से हम किसी भी देश के आकार और स्थिति को निकाल सकते हैं। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप रट्टा नहीं मारोगे, क्रैम नहीं करोगे, बी प्रैक्टिकली आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, मुझे आप पे बहुत ज़्यादा यकीन है। तो एक चीज़ और आपके दिमाग में आ रही होगी, उत्तर से उत्तर, पश्चिम से पश्चिम, पूर्व से पूर्व, हमने पूर्व से पूर्व भारत को ले लिया, पश्चिम से पश्चिम हमने यूएसए को ले लिया। तो क्या दक्षिण में जो देश स्थित होते हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से बनती है?
उनको नहीं सीखेंगे? काहे नहीं सीखेंगे, पक्का सीखेंगे। चलते हैं अगले पेज पर। तो पिछले पेजों से हम कंटिन्यू लगातार इन तीनों प्रमुख रेखाओं को इनके बारे में सीखते आ रहे हैं। भूमध्य 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। पिछले पेज पे हमने जो सीखा मैं उसको यहाँ पे बहुत स्पीड से गति से लेके आने वाला हूँ, आपको बोर नहीं होने दूंगा। 8 डिग्री 4 उत्तर, 37 उत्तर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व और हमारा भारत। इसके बाद हमने सीखा 68 डिग्री 7 पश्चिम, फिर 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम, फिर उत्तर और फिर हमने लेके आए थे यूएस और कनाडा को। तो क्या हम दक्षिण में भी किसी देश के बारे में सीख सकते हैं? बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बिना रट्टा मारे सीख सकते हैं। तो चलते हैं उस देश को निकाल के लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे और नीचे जाते ही हमारी जो लाइन की वैल्यू हो जाएगी दक्षिण। तो ये हमारी लाइन आ रही है भूमध्य से रेखा से नीचे आ रही है और ये हो जाएगी 5 डिग्री दक्षिण में। और अब इसके बाद जो नीचे वाली लाइन आ रही है ये भी दक्षिण में है। कितने दक्षिण में है? जैसे ही मैं अगला की प्रेस करूँगा वो आ जाएगी। तो 33 डिग्री दक्षिण में हम पहुँच गए हैं। अब अगर हम बात करें, बड़े ध्यान से देखना कि जो लाइन 68 डिग्री पश्चिम में थी, क्या वो नीचे भी वही रहेगी? बिल्कुल वही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ऊपर आप देख सकते हो कि 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री उत्तर के बीच में भारत भी स्थित है और इसी अक्षांश के बीच में यूएस और कनाडा भी स्थित है। अक्षांश और अक्षांश के बीच में 2 देश हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। और बात करें उसी देशांतर पे, क्या एक से ज़्यादा देश हो सकते हैं? एक छोड़ो 10 हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इसे सीख जाओगे। अब अगर बात करूं यहाँ पे, तो यह रहा जी दक्षिण 5 डिग्री से लेके 33 डिग्री दक्षिण के बीच में। यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम। तो इनकी सहायता से हम बहुत आसानी से अक्षांश, ये अक्षांश जो ये वाली लाइनें हैं लेटी हुई लाइनें हैं, लैटिट्यूड्स हैं जो, और ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं लॉन्गिट्यूड हैं जो, इनके बीच में एक ही लॉन्गिट्यूड पे, एक ही देशांतर पे अन्य देश हो सकते हैं और एक अक्षांश पे भी अन्य देश हो सकते हैं। तो अब मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आपने इसे बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। आप किसी भी देश की आकार और स्थिति को सीख सकते हो, अब मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। देखिए हमने कहाँ से शुरू किया था, कहाँ हम धरती को संसार के नक्शे से लेके आए थे और धरती के बारे में, ये हमारा प्लेनेट है, फिर वो सौर मंडल में है, फिर वो आकाश गंगा में है, फिर ग्लोब, और ये सब चीज़ों को लेके होते हुए हम यहाँ तक आए हैं। ये इसलिए लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, आप सबके लिए, ताकि आप कभी क्रैम मत करो, रट्टा मत करो। आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो किसी भी पेपर में। तो चलते हैं अगले पेज पर, इस भारत की यात्रा को और सुंदर तरीके से पूरा करते हैं अपन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले पेज पे जो बातें की थी, पिछले पेजेस पे, तो वो हमने बात की थी कि भारत उत्तर और पूर्व से पूर्व कहाँ पर स्थित है। तो अब हम जानेंगे भारत का मानक याम्योत्तर क्या है, भारत का मानक समय कैसे निकाला जाता है। इन सब का नॉलेज प्राप्त करने के लिए पहले हम अपना थोड़ा धरती को घूमते हुए घुमाते हैं, ठीक है, घूमते हुए घुमाते हैं, ठीक है ना। तो और इससे सीखेंगे कि किस प्रकार से जो समय, मानक समय निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो जानने वाली बात यहाँ पर यह आती है कि जो हमारी धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। कितना घूम जाती है भाई? 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, बहुत स्पीड से घूमती है। तो भाई एक यहाँ पे मैथ का सम भी आ गया फिर कि अगर 60 मिनट में घूमेगी तो कितने एंगल घूम जाएगी, कितना डिग्री घूम जाएगी। तो जब 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है तो 60/4, 60/4, तो ये घूम जाएगी 15 डिग्री। और फिर 2 घंटे में 120 मिनट में कितना घूमेगी? तो 120 मिनट में घूम जाएगी 30 डिग्री। अगर अब हम यहाँ पर यह बात करें कि अगर ये 60 मिनट में घूमती है 15 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी भाई? तो भाई 30 मिनट में 15 का आधा 7.5 डिग्री घूमेगी भाई।
तो इस बात को फिर से क्लियर कर लेते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री, आधे घंटे में 60.5 डिग्री और 24 घंटों में हमारी धरती घूम जाती है जी 360 डिग्री। यानी कि 12 घंटे का दिन हो जाता है, 12 घंटे की नाइट हो जाती है, रात हो जाती है। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बात आप बहुत अच्छे से सीख गए हो। 4 मिनट में धरती घूमती है 1 डिग्री, 60 मिनट में 15, 120 में 30 और 24 घंटों में पूरी धरती घूम जाती है 360 डिग्री और दिन और रात का चक्कर पूरा हो जाता है। और आगे किस प्रकार से ये समय चलता है उसको हम सीखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ देखो जो हमारा गोला है, जो हमारी धरती है, देखो किस प्रकार से सुंदर सुंदर घूम रही है कि नहीं, घूम रही है ना। तो बिल्कुल हमारी धरती सुंदर सुंदर घूम रही है। थैंक यू सर। तो ये चीज़ें कैसे, इसका इम्पैक्ट कैसा प्रभाव पड़ता है, कैसे हमारा टाइम निकल के आता है, आप बहुत आसानी से सीखोगे। तो ये हमारी यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रमुख याम्योत्तर पूरे संसार भर की, जिसकी वैल्यू है जी 0 डिग्री। इस एक लाइन के कंसेप्ट से, इस एक लाइन को समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी समय निकालने में, पूरे संसार भर के समय निकालने में आपको मुश्किल आएगी, कभी नहीं आएगी, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छे से देख लो और इसकी वैल्यू ध्यान रख लो 0 डिग्री। और ये कहाँ से निकल के आती है? यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में से लंदन जो उनका प्रमुख शहर भी है, राजधानी भी है, तो उस शहर से क्रॉस होती हुई आती है। पिछले पेज में हमने देखा था ना कि ये जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पे लंदन यूरोप का एक जो कंट्री है, यूके, वो भी लोकेटेड है। और आगे अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप है, उसके भी यहाँ पर देश स्थित है। तो एक अक्षांश पे देश स्थित हो सकते हैं। यहाँ पे हमने इंडिया आया था, तो इंडिया के बिल्कुल साथ साथ चलते हमने यूएस और मैक्सिको को हमने बराबर लिया था। वो थोड़ा बहुत अगर हम बात करें डिग्री एंगल की थी, वो सब समझने की बातें थी। अगर आप प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ जाओगे तो किसी भी देश की लोकेशन को ले आओगे तो ठीक है। अब हम टाइम जोन की बात कर रहे हैं, इंडिया के टाइम को सीखेंगे और वर्ल्ड भर में टाइम कैसे चेंज होता रहता है या उसके बारे में हम टोटल यहाँ से अपना नॉलेज गेट करेंगे। तो ठीक है जी, यहाँ पे ध्यान से देखना कि 0 डिग्री पे अगर यहाँ पे धरती, हम यहाँ पर हैं और 4 मिनट में घूम रही है कितना, 1 डिग्री, तो ठीक है। और फिर 1 घंटे में, यहाँ नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में कितना घूम जाएगी? बिल्कुल ऊपर देखिए, इसके सामने स्क्रीन पे क्या देखते हो, 1 के बिल्कुल ऊपर देखिए बड़े ध्यान से, आपको 15 नज़र आने वाला है। यस सर, नो? यस। तो 1 के ऊपर लिखा हुआ है 15, यानी कि 15 डिग्री घूम गई। और 15 डिग्री घूम गई तो टाइम क्या होगा भैया जी? टाइम हो गया बेटा जी 1 o'clock। बिल्कुल अगर धरती ऐसे घूमती चली जाएगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे जैसे ये रोटेशन इसका चलेगा तो वैसे वैसे ये अपना एंगल चलती जाएगी और 360 डिग्री घूमती जाएगी, बिल्कुल घूमती जाएगी। तो जब ये 2 घंटे घूम जाएगी तो कितना डिग्री घूम जाएगी? 30 डिग्री। और जब 45 डिग्री घूम जाएगी तो इट मीन्स टाइम क्या हो गया? 3 o'clock। इस चीज़ को मैं वापस रिपीट करता हूँ, बड़ा आसानी से समझ में आएगा आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जो प्रमुख याम्योत्तर है, प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ से क्या किया गया है कि जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो टाइम यहाँ से निकाला जाता है। बड़ी आसानी से अब आपको समझ में आएगा। देखो, जब यहाँ पे दोपहर में इस लाइन के ऊपर 12 बजे हुए हैं तो एक जो 15 डिग्री के एंगल आगे जब धरती घूमेगी तो वहाँ पे टाइम क्या होगा? 1 o'clock। 0 डिग्री पे टाइम, यहाँ से देखिए ऊपर 0 डिग्री पे अगर 12 बजे हुए हैं तो 15 डिग्री पे टाइम क्या होगा? नीचे देखिए 1 बजा होगा। अच्छा ठीक है। और 0 डिग्री, देखो सिंपल सी बात हमने सीखी थी कि धरती 15 डिग्री है वो 1 घंटे में घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री, और 15 जो डिग्री है वो कितनी देर में घूमेगी? 60 मिनट में, यानी कि 1 आवर में, 1 घंटे में घूमेगी। तो 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में टाइम का डिफरेंसेस क्या हो गया? 1 घंटे का। अगर यहाँ पे 0 डिग्री 12 बजे हुए हैं तो 30 डिग्री पे एंगल पे टाइम होगा 2 बजे, 45 पे 3, 60 पे 4, 75 पे 5, 90 पे 6, 105 पे 7, 120 पे 8, 135 पे 9, 150 पे 10, 165 पे 11 और 180 पे 12, यानी कि मिडनाइट, बिल्कुल मध्य रात्रि हो जाएगी। जब 0 डिग्री पे लंदन में 12 बज रहे होते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन 180 वाले एंगल पे
मिडनाइट होंगे, रात को 12 बजे होंगे। ठीक है, अब इसकी अपोजिट चलते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि धरती पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जब धरती इधर से यूं जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ टाइम है वो माइनस में जाना शुरू कर देता है। इस तरफ टाइम क्या होता है, माइनस में जाना शुरू कर देता है। इधर आप प्लस में चलेंगे तो इधर आप माइनस में टाइम जोन है वो अपना आना शुरू हो जाता है। एक एक घंटा हमारा टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 बजे हुए थे जब हमने बात की कि दोपहर के 12 बजे हुए हैं, तो इस तरफ धरती तो घूम के इस तरफ हो चुका है, टाइम तो इस तरफ जा रही है धरती, तो इधर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, 15 डिग्री जो यहाँ से बात की थी हमने पूर्व से पूर्व की ओर 180 तक, अब पश्चिम से पश्चिम की ओर बात करेंगे। तो 15 डिग्री पश्चिम में टाइम हो जाएगा, 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 11 बजे होंगे। फिर 30 डिग्री पर 10, फिर 45 पे 9, फिर 60 पे 8, फिर 75 पे 7, 90 पे 6, फिर 105 पे 5, फिर 120 पे 4, सॉरी मैं फिर से रिपीटिशन पे लेके आता हूँ कि यहाँ पे टाइम होगा 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 12। 180 लाइन पे आके वही टाइम आ जाएगा 180 डिग्री। इसका एक रीज़न मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था कि 180 डिग्री की जो लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपकी राइट साइड आप देख सकते हो, इंटरनेशनल डेट लाइन है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये। यहाँ पे जो टाइम है वो जब दोपहर के लंदन में 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे टाइम मध्य रात्रि होगी, क्योंकि ये एक ही लाइन है। ठीक है, पूर्व से पूर्व की ओर चलते हैं तो टाइम बढ़ता चलता है, 1-1 घंटे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जाएंगे तो टाइम माइनस होता चला जाएगा। इधर प्लस में चलता है पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर माइनस में टाइम चलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब दोपहर में 12 बज रहे होते हैं लंदन में, तो पूर्व में जो टाइम है 15 डिग्री 30 डिग्री आदि पे 1-1 घंटा बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर यहाँ पे दोपहर में 12 बजे हुए हैं तो उस टाइम 75 डिग्री पे 5 बज रहे होंगे। जब दोपहर में यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 150 डिग्री पे वहाँ पे 10 o'clock का टाइम हुआ होगा रात का, और दोपहर के यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 180 पे मिडनाइट होगी। ठीक है, यहाँ से इट मीन्स एक चीज़ और भी ध्यान रख लेनी है कि इसके बाद PM शुरू हो जाता है, 1 PM 2 PM 3 PM ऐसे करके ये टाइम चलना शुरू कर देता है। इधर ये AM के रूप में चलना शुरू कर देता है। ओके, तो लास्ट पेज पे हमने यही डायग्राम रखा था और जिसकी हेल्प से हमने ये मतलब क्लियर आउट किया था कि ये जीरो लाइन जो लंदन से होके निकल रही है, यहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, तो यहाँ पे पूर्व की ओर ईस्ट की ओर टाइम प्लस में होना शुरू हो जाता है और वेस्ट में टाइम है वो माइनस की ओर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इंडिया यहाँ लोकेटेड है, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप के अंदर, अगर दोपहर में 12 बज रहे हैं तो इंडिया में टाइम क्या होगा वो हमने शॉर्ट आउट इसको क्लियर आउट करना है। ठीक है, अब देखिए जब दोपहर के बिल्कुल 12 बज रहे हैं 0 डिग्री के एंगल के ऊपर, तो यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 75 वाली लाइन पे अगर आप यहाँ बात करें तो यहाँ पे टाइम लाइन क्या होगा, बिल्कुल सेंटर में लेके आते हैं यहाँ से, यहाँ पे ये 5 आवर, यहाँ पे 5 बना हुआ है, 5 घंटे आगे आ जाएगा। तो जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जब दोपहर में 12 बज रहे हैं तो भारत में टाइम क्या होगा, तो 75 पे तो 5 आवर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली भारत के अंदर प्रमुख याम्योत्तर के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पे जो भारत का मानक समय क्या है उसको सीखने के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और वहाँ से इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। बस हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जब दोपहर में 0 डिग्री पे यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 75 पे 5 हो रहा है और 90 पे 6 हो रहा है। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते। तो लास्ट पेज पे हमने ये सीखा था कि ये लंदन से बिल्कुल बीच में से निकलने वाली लाइन जो प्रमुख संसार भर की प्रमुख याम्योत्तर रेखा है, प्राइम मेरिडियन लाइन या ग्रीनिच लाइन जिसे कहा जाता है, इससे 75 डिग्री एंगल पे आगे 5 o'clock हो चुके होते हैं। तो
15-15 डिग्री जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे 1 आवर 1-1 घंटा आगे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लेके आते हैं कि जो ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होते हैं तो 75 डिग्री के एंगल पे 5 बज रहे होते हैं। तो भारत का प्रमुख याम्योत्तर है जी 82.5। ठीक है जी, तो ये है भारत का प्रमुख मानक याम्योत्तर जो भारत का IST है। ठीक है जी, इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो वो है 80 डिग्री 0.5 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 82 डिग्री यहाँ से 75 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ बचेगा जी 7.5 मिनट, 7.5 डिग्री बचेगा। और 7.5 डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट। हमने सबसे पहले इसको यहाँ से पिछले पेज पे लिया था कि जो धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, तो 60 मिनट में घूमेगी 15 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी 7.5 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ जैसे जैसे यहाँ से चलेंगे लंदन से इंडिया की तरफ आएंगे तो जब हम 82.5 पे आएंगे तो इंडिया का जो IST भारत का जो मानक समय है याम्योत्तर जो प्रमुख लाइन है वो निकल के ये आएगी और उसका मतलब होगा GMT + 5:30, अर्थात जो ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन टाइमलाइन है जो प्रमुख भारत पूरे विश्व की संसार भर की जो प्रमुख याम्योत्तर रेखा है उससे हम 5.5 घंटे आगे हैं। इट मीन्स जब दोपहर में 12 बज रहे होंगे इंग्लैंड में तो हमारे देश में टाइम होगा 5:30 बजे शाम का PM। अगर वहाँ पे 1 बज रहा होगा तो हमारा टाइम होगा 6:30 बजे। वहाँ पे अगर 3 बज रहे होंगे तो हमारे शाम को 8:30 बज रहे होंगे। और अगर बात करें कि अगर सुबह के 9 बजे हुए तब भी हम उनसे 5.5 घंटे आगे होंगे। तब हमारे यहाँ पे टाइम होगा 2:30 पे हमारा भारत का मानक समय होगा। जब हम इंग्लैंड में 9 बजते हैं तो भारत का समय होता है 2:30, जिसको लोकल भाषा में कहते हैं कि 2:30 बज गए। तो ठीक है जी, जब भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर इंग्लैंड में सुबह के 7 बजे हुए हैं तो भारत में समय क्या होगा जी, बिल्कुल 5.5 प्लस कर दो। तो 5.5 प्लस करते ही आपको टाइम मिल जाएगा कि अब जैसे सुबह के 8 बजे हुए हैं तो भारत में 1:30, वहाँ पे ऐसे वहाँ के अनुसार आप टाइम लाइन जो मुख्य टाइम है वो भारत का निकाल सकते हो। एक और भी यहाँ पे एक पेचीदा सा प्रश्न जुड़ जाता है क्योंकि इंग्लैंड वाले भैया जी बहुत तेज़ हैं। वो क्या करते हैं कि अपने सर्दी गर्मी में अपना टाइम आगे पीछे कर लेते हैं। अगर आप गूगल पे जब ट्राई करोगे सर्दियों में जाके दिसंबर के महीने में टाइम चेक करोगे तब हम उनसे 4.5 घंटे आगे होंगे और गर्मियों में 5.5 घंटे आगे होंगे। वो थोड़ा सा और हो जाता है, ये 9th के स्टैंडर्ड तक इतना बहुत है। जब आप +1 +2 में आओगे तो ये बात आपको और अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। अगर आप इस प्रश्न से जुड़ा कोई आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो। तो जी हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपने भारत की यात्रा थोड़ी सी कंप्लीट कर ली है हमने, आधी यात्रा पूरी कर ली है। हमने उत्तर से उत्तर जान लिया है कि भारत कहाँ पर स्थित है, पूर्व से पूर्व की ओर जान लिया है भारत कहाँ पर स्थित है, भारत का प्रमुख याम्योत्तर क्या है, भारत का मानक समय क्या है। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है कि किस प्रकार ग्रीनिच लाइन से 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो आगे हम हमारी जो पुस्तक है उसके हिसाब से चलेंगे और उसके हिसाब से जो हमारी स्थलीय जो सीमा है इसकी पूरी जो अगर बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर है। ठीक है जी, 32.8 लाख किलोमीटर में हमारा भारत फैला हुआ है। 7516 किलोमीटर के आसपास हमारे आइलैंड और हमारी जो ये यहाँ पर जलीय सीमा है, तटीय सीमा है, वो आ जाती है। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है जी, इन सब के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं अपनी NCERT की पुस्तक की ओर। तो अब हम अपने भारत के आकार और स्थिति को तो बहुत अच्छे से सीखा है, ठीक है जी। और अब हम बात करते हैं बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग। तो देखिए जो हमारा भारत एक बहुत विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हमने इसको बहुत अच्छे से सीख के आए हैं और ये रही वो हमारी स्टेटमेंट। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री उत्तर और फिर 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। और कर्क रेखा हमारी 23 डिग्री 30 उत्तर दिशा में। और जो हम भारत को जो
बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है जी। अगर उसके बाद हम बात करें कि जो हमारे भारत के अंदर जो एक बिल्कुल दक्षिण बिंदु था, इंदिरा बिंदु, वो 2004 में एक सुनामी आई थी बहुत बड़ी, उसकी लहरों के कारण वो समुद्र में जलमग्न हो गया, अर्थात डूब गया। तो भारत का जो कुल भूभाग है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो भारत का 4%, और ये भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थलीय सीमा की हमने बात की थी 15,200 किलोमीटर, और जो भारत की समुद्री तट रेखा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर वो 7516.6 किलोमीटर है जी। और भारत जो है वो, अगर आप इस डायग्राम की ओर की बात करें कि ऊपर से भारत बीच में चौड़ा है और बाद में संकरा होता चला जाता है महासागर की ओर, और भारत की अगर 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर जाएं तो ये संकरा होता चला जाता है। यहाँ पे इस चित्र में भी देख सकते हो आप कि यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। ठीक है जी। अब अगर भारत का विस्तार की अगर बात करें अक्षांश और देशांतर, तो ये 30 डिग्री के बीच में फैला हुआ है जी। आपने इसको बहुत अच्छे से सीख भी लिया है। और गुजरात से अरुणाचल के बीच में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। और भारत का जो पूर्वी देशांतर मानक समय है वो है 82 डिग्री 30 मिनट। तो भारत में गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का ये फ़र्क क्यों है, मैं आपको लास्ट पेज पे, जब इस पेज के इस पार्ट को फिनिश करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि ये इसका क्या कारण है कि ये 2 घंटे का फ़र्क क्यों रह जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से ये जो हमारी प्रमुख लाइन निकलती है नैनी नामक स्थान से, और उसके बाद में हमारे देश का जो भूखंड है इसमें पश्चिम किस प्रकार, ये कौन से एशिया के कहाँ स्थित है, तो ये एशिया महाद्वीप में पूर्व और पश्चिम के भाग में स्थित है। ठीक है जी। और एशियाई देशों के अंदर भारत को ये केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हमारे पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, हम उनसे बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। अब एक मेजर फैक्ट, प्रमुख चीज़ यहाँ पे है कि जो हम 1869 में जो स्वेज नहर खोली गई थी, उससे भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे ये स्वेज और पनामा जो नहरें हैं, ये पूरे विश्व भर में अपने इन पे जो यातायात चलता है, जो बड़े बड़े शिपमेंट जहाज़ चलते हैं, उनसे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस किया जाता है, व्यापार किया जाता है। ये व्यापार के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण जो नहरें हैं, कैनाल्स हैं। और कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर क्यों माना गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कन्याकुमारी और कश्मीर की बात आप बाद में कर लेंगे। और यहाँ पे वो देश जहाँ पर बात की जाए कि जो 7 बड़े देश हैं विश्व के, भारत 7वां बड़ा देश है, किस प्रकार से उसके पास एरिया है, तो सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया के पास, उसके बाद कनाडा, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ ऊपर उनका एरिया दिया हुआ है कितने लाख वर्ग किलोमीटर में है, तो रूस के पास 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत के पास 32 लाख 8 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। तो भारत भी एक बहुत बड़ा देश है। वो हम अपने देश पे मतलब अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज। बात करें कि उत्तर से उत्तर की बात तो हमने कर ली थी कि भारत उत्तर से उत्तर 8.4 से और 37.6 के बीच में स्थित है, और पूर्व में 68.7 से यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में स्थित है। लेकिन उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की जो दूरी है वो कितनी है, वो है जी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और यहाँ पे ऐसे गुजरात से जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर इसकी जो दूरी है ये 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर है। और ये हमारी 82 डिग्री 30 मिनट की जो ये प्रमुख याम्योत्तर लाइन है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे पड़ोसी देश भी दिए हुए हैं, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और यहाँ पे नीचे मालदीव्स। और ये हमारे जो आइलैंड्स हैं, द्वीप समूह हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे अरब सागर, ये वाटर बॉडी है जो हमारे, और ये हमारी बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं वो हमारे पूर्वी साइड में स्थित हैं, और ये हमारे पश्चिमी साइड में हमारी दिशा में स्थित हैं। कि जो भारत है वो पूरे विश्व, पूरे संसार में बहुत सालों से जल मार्ग की सहायता से, समुद्री मार्ग की सहायता से जो व्यापार करता रहा है।
और अपने आदान प्रदान होता रहा है। बहुत सारी विचार जो हमारे भारत के हैं वो दूसरे देशों में फैले हैं, चाहे वो उपनिषद हैं, चाहे वो वेद ग्रंथ हैं, या दशमलव प्रणाली है, या बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो स्थापत्य कला है या वास्तुकला है, बहुत सारे देशों में भी इसका असर देखा जाता है। और हमारे देश में भी विदेश से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आई हैं और उनका असर भी हमारे देश में पड़ता रहता है। तो अब जो भारत के पड़ोसी देश हैं तो उनके बारे में भी सीखेंगे। और हमारे दक्षिण एशिया में स्थित हमारा देश है। भारत में अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लद्दाख और ये आदि 2 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले जब पार्ट में, जब ये भारत के प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात आएगी। तो अब जो छोटी छोटी बातें हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तटों पर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी संख्या ज्ञात करेंगे हम। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा है, कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश के सीमाओं को कौन कौन से राज्य छूते हैं उनकी बात करेंगे। तो इन सब को क्लियर करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारा जो पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, तो इसको पहले जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब इनको 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो यहाँ ये हमारे पाकिस्तान को टच करता है, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और फिर गुजरात। हमारे 4 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। चीन को ऊपर लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो चीन की सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। नेपाल के साथ हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल भी जुड़ा हुआ है जी। म्यांमार के साथ हमारा देश जुड़ा हुआ है, राज्य जुड़े हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और यहाँ पे मिज़ोरम। और श्रीलंका के हमारे साथ एक पाक जल संधि है यहाँ पे, और मन्नार की खाड़ी आदि सब यहाँ पे हैं। और बांग्लादेश के साथ हमारा मेघालय, असम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिमी बंगाल और ये सिक्किम, ये जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमाएं बनती हैं। मालदीव हमारे यहाँ पे पड़ोसी देश है जिसकी राजधानी माले है। श्रीलंका की कोलंबो, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, चीन की बीजिंग, तिब्बत की लहासा, नेपाल की काठमांडू और म्यांमार की रंगून। तो ये हमारे जो पड़ोसी देश हैं इनकी राजधानियों के नाम भी आपने लिख लेने हैं और बहुत अच्छे से इनको अपने दिमाग में रखना है, ताकि अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सको। तो ये थी हमारी भारत की आकार और स्थिति और हमारे प्रमुख राज्य हैं और उनकी जो किस प्रकार से सीमाएं लगती हैं और कौन कौन से जो राज्य हैं जिनकी समुद्री तटीय रेखाएं हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, और ये हमारे वो प्रमुख राज्य हैं जो तटीय रेखा पे हैं, समुद्री किनारे पर स्थित हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारी चीज़ें इस पाठ से लेके आ सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने के लिए था इस हमारे पाठ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ये हमारे प्रमुख द्वीप समूह आइलैंड, यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, जो हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। तो जी इस पाठ के बारे में मुझे बहुत सारी उम्मीद है कि आपने सीखा होगा। एक बिंदु अब आगे चलते हैं जिस पे हमने ये सीखना है कि किस प्रकार से गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का गैप जो बीच में मध्य है वो किस प्रकार वो अंतर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ को बहुत अच्छे से सीख लिया है कि भारत उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व किस प्रकार से स्थित है, कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, स्थलीय सीमा कितनी है, आदि सबकी हमने विस्तृत चर्चा कर ली है। अब प्रश्न ये बचता था कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटों का फ़र्क क्यों है। तो वापस हमने वही चीज़ें लेके आनी है जिसके दम पे हमने ये पाठ सीखा था कि हमारी धरती है वो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है और 60 मिनट में 15 डिग्री। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि हम यहाँ पे इस चित्र की सहायता से आते हैं कि जब लंदन में यहाँ पे 0 डिग्री पे टाइम दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो हमारे भारत में टाइम होता है 5:30 बजे। वो किस प्रकार से कि 1-1 घंटा हम
जैसे जैसे वो डिग्री एंगल घूमता जाएगी धरती, तो उस प्रकार से एक एक घंटा टाइम आगे होता चला जाता है। तो 15 पे 1, उसके बाद 30 पे 2, 45 पे 3, 60 पे 4। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 60 पे अगर बात करें तो 4 o'clock होते हैं, और 90 पे 6 o'clock। ये जो बीच में 2 hours का गैप है वो इस प्रकार से होता है कि ये जो हमारी लोकेशन यहाँ पे जो हमारा देशांतर है वो हम 68 से शुरू हो जाते हैं, और हमारी भारत की जो अंतिम सीमा है वो यहाँ पर आके ख़त्म होती है पूर्व दिशा में 97 डिग्री 25 मिनट पे आके। इस कारण हमारे यहाँ पे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क रह जाता है। और अब इसको आप और अन्य तरीके से भी समझ सकते हो कि किस प्रकार जब सुबह सूर्योदय होता है तो भारत में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं। यहाँ पे अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो यहाँ पे 2 घंटे के बाद यहाँ पे वो सूर्योदय हमें वो दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पे इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे यहाँ पे 4 बजे होते हैं तो हमारा यहाँ पे टाइम होता है 6 बजे। तो हमारे यहाँ पे जब सुबह के 6 बजे होते हैं, सूर्योदय होते हैं, तब यहाँ पे सुबह के 4 ही बजे होते हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पे 10 बज रहे हैं तो यहाँ पे टाइम होगा 8, क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ से इधर बढ़ते जाएंगे, पूर्व से पूर्व की ओर बढ़ते जाएंगे, तो टाइम बढ़ता चलता जाता है, वो प्रमुख यामोत्तर से बढ़ता चला जाता है 1-1 घंटे। उसी प्रकार से जैसे 60 पे यहाँ पे 4 बज जाते हैं, और 75 पे 5 हो जाते हैं, और वो 90 पे जाके आगे 6 बज जाते हैं। तो उसी प्रकार से आगे ये चलता रहता है। और ये जो प्रमुख रूप से हमें एकदम से क्लियर हो गया कि किस प्रकार से 2 घंटे का गैप है, क्योंकि जैसे जैसे धरती घूमेगी, ठीक है जी, उस प्रकार से हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, इस कारण से भी सूर्योदय सबसे पहले होता है, और वो 2 घंटे का फ़र्क है वो भी आपको आसानी से समझ में आ गया। और इसी फ़र्क के आधार पर जो हमारे भारतीय रेलवे या एयरलाइंस है, विमान सेवा है, तो इसी प्रमुख यामोत्तर से वो इससे जोड़कर ही वो चलते हैं ताकि किसी भी प्रकार से आपदा से बचा जा सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी परीक्षाओं से जुड़े संबंधित हर पहलू पे आपसे बात की गई है। अगर आपको लगता है कि फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन, कोई दुविधा रह जाती है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी मेल आईडी पे जाके मुझे मेल कर सकते हैं, और इस पार्ट से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उनसे जुड़े जो भी उत्तर है मैं आपको अवश्य दूंगा।